नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी पात्रा आप सबको एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पिछले क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था वो कुछ इस प्रकार थे। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, जिस पे हमने एल्गोरिदम के डेफिनेशन के बारे में जाना था। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिदम्स, इस पे हमने 5 क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। इनपुट, आउटपुट, डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ एल्गोरिदम के अंदर पे हमने 4 सेक्टर पे बात किया था। डिज़ाइन ऑफ एन एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, वैलिडेशन ऑफ एन एल्गोरिदम एंड टेस्टिंग और डिबगिंग। टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम में हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर पे हमने क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इस तरीके के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में चर्चा किया था। सर्चिंग एल्गोरिदम में हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में बात किया था। हमने डिवाइड एंड कॉन्क्यूअर, ग्रिडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ब्रूट फोर्स और बैक ट्रैकिंग जैसे एल्गोरिदम के बारे में भी चर्चा किया था। हमने एग्जाम्पल भी डिस्क्राइब किया था और उनके एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस किए थे। आज के इस टॉपिक में हम इन 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। एल्गोरिदम में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो क्लासेस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कंपैरिजन करेंगे। आइए देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का परिभाषा या डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। सो कॉम्प्लेक्सिटी किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम द्वारा रिक्वायर्ड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, विशेष रूप से समय की मात्रा को डिफाइन करता है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब होता है इनपुट आकार से संबंधित किसी कार्य को पूरा करने के लिए एल्गोरिदम द्वारा लिए गए समय को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण का इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम इवैल्यूएट करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं, इस पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहला होता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिदम अवेलेबल है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा रहेगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाते हैं तो हम बेस्ट एल्गोरिदम को पिक कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण एक मात्रात्मक माप प्रदान करता है कि बढ़ते इनपुट के आकार के साथ एल्गोरिदम का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा। सपोज हमारे पास में एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जब हम 5 या 10 नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं और सेकेंड टाइम पे जब हम 20 नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं, तो उस एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, उसका कैलकुलेशन या एनालिसिस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू में कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है रिसोर्स एलोकेशन। एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने से कंप्यूटिंग पावर एंड मेमोरी जैसे रिसोर्सेस आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलता है। दैट मीन्स अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही तरीके से आता है तो एक प्रोग्राम या एक एल्गोरिदम को कितना रिसोर्स की ज़रूरत होता है या कितना मेमोरी की ज़रूरत होता है, वो हम अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं क्या उस एल्गोरिदम में इनएफिशिएंसीज प्रेजेंट है जिस पे हम सुधार करके एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यूज़र को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन पता है या फिर उसको सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन किसी भी एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग का आता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे एल्गोरिदम सिलेक्शन। एल्गोरिदम सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है उसको हमें सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमको पता है कि हम उस एल्गोरिदम को प्रेफरेंस देते हैं जिसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम है। तो हमको अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन आता है या उसका एनालिसिस हमें करना आता है तो हम बेहतर एल्गोरिदम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग ट्रेड ऑफ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विश्लेषण किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण के बीच ट्रेड ऑफ को समझने भी मदद करता है। अब हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन से फैक्टर प्रेजेंट है, या जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रभावित करने के लिए कारक क्या क्या है। तो सबसे पहला होता है इनपुट साइज। सपोज हमारे पास में एक एल्गोरिदम है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है,
जिस पे हम 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, एक एलिमेंट को सॉर्टिंग करने के लिए अगर हमें 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो 5 एलिमेंट्स को सॉर्टिंग करने के लिए हमें टोटल 5 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन उसी एल्गोरिदम में अगर मैं सेकंड सीक्वेंस पे नंबर ऑफ इनपुट्स को 10 कर देता हूं और इस केस में भी एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो जो टोटल कंप्यूटेशन टाइम रहेगा वो 10 सेकंड हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम इनपुट साइज को इंक्रीज करते हैं किसी भी एल्गोरिदम में, जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है या जो टाइम कंप्यूटिंग टाइम होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट होता है नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। जो डिज़ाइन किया गया हुआ एल्गोरिदम है उस पर हम किस टाइप के ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू में डिस्क्राइब करते हैं कि ऑपरेटर का यूज होने से टाइम कम्प्लेक्सिटी पे किस प्रकार का इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल पे मैंने लिया है 2 + 2 = 4 और सेकेंड एग्जाम्पल लिया है 2 × 2 = 4। आप देख सकते हैं कि जो पहला एग्जाम्पल है उस पर मैंने जो 2 ऑपरेंड यूज़ किया है और सेकंड एग्जाम्पल पे मैंने जो 2 ऑपरेंड यूज़ किया है, दोनों ऑपरेंड सेम है और आउटपुट भी जो हमें मिल रहा है वो आउटपुट भी सेम है। बस इस केस में हमने ऑपरेटर्स को मॉडिफाई किया है। पहला एग्जाम्पल पे हमने एडिशन ऑपरेटर को यूज़ किया है और दूसरे एग्जाम्पल में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो जब हम अलग अलग टाइप का ऑपरेटर एक एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके रेस्पॉन्स पे हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। हम सबको पता है जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल से एडिशन ऑपरेटर को फेच करते हैं, जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम होता है, और जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को फेच करते हैं, जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, जिस भी एल्गोरिथम पे या प्रोग्राम पे मैंने एडिशन ऑपरेटर को यूज़ किया है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगा, और जिस पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ किया है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे आप ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, आपको ध्यान में रखना होगा किस टाइप का ऑपरेटर को यूज़ करने से आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन करना है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स और लाइन जो एल्गोरिथम में प्रेजेंट रहते हैं वो किस तरीके से टाइम कम्प्लेक्सिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सपोज मैंने एक सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में 2 डिफरेंट एल्गोरिथम है। पहला एल्गोरिथम पे मैंने 5 नंबर ऑफ लाइन्स लिया है और दूसरे एल्गोरिथम पे मैंने 10 नंबर ऑफ लाइन्स को लिया है। अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में कैलकुलेशन करूं तो फर्स्ट एल्गोरिथम जिस पे 5 लाइन्स या स्टेप प्रेजेंट है, अगर इंडिविजुअल लाइन को प्रोसेस करने के लिए अगर 1 सेकंड का टाइम लगता है तो वो 5 लाइन्स को एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे 5 सेकंड की टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जो सेकंड एल्गोरिथम है जिसमें 10 नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट है, उसमें भी अगर एक लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे 1 सेकंड का टाइम लगता है तो 10 लाइन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इससे ये कंपैरिजन कर सकता हूँ, जो डिज़ाइंड एल्गोरिथम है जिस पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से या मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप से उसका एग्जीक्यूशन टाइम, उसका कंप्यूटिंग टाइम मिनिमम होगा, और जिस पे मैक्सिमम लाइन है या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप से उसका एग्जीक्यूशन टाइम या कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं या एक एनालिसिस को डिज़ाइन करते हैं, हम उस पर कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ लूपिंग या कंडीशनल स्ट्रक्चर को यूज़ करें ताकि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मिनिमम कर सकें। सपोज मान लीजिए आपके पास में नंबर ऑफ इनपुट भी सेम है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी सेम है, आपके पास में कंट्रोल स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इस केस में हम किस तरीके से टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस 4 पॉइंट हमने डिस्कशन किया, जिस पे नंबर ऑफ इनपुट के बारे में हमने देखा, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में देखा, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखा और नंबर ऑफ लाइंस के बारे में देखा, अगर ये सारा पैरामीटर जो है वो सेम है, दोनों एल्गोरिथम है उसमें सेम पैरामीटर अवेलेबल है, तो उस केस में आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द मशीन। इसका मतलब है जिस मशीन के ऊपर में हम एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करेंगे उसके प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर में डिपेंड करेगा हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होगा या हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी मिनिमम होगा। जो भी मशीन का प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगा, अगर उस पर हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटेशन टाइम है या जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम होगा। जो भी मशीन का प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, अगर उस पर हम
एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होगा। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जब प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द मशीन ज़्यादा होता है, जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम होता है, और जब आपका प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द मशीन स्लो होता है, आपका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो मैक्सिमम होता है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जब भी हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे या एक न्यू एल्गोरिदम को क्रिएट करेंगे, हमें ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट था कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। नंबर ऑफ़ लाइन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो भी मिनिमम होना चाहिए। आपके पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेटर को आप यूज़ कर रहे हो वो सोच समझ के यूज़ करिए, क्योंकि आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना है, और प्रोसेसिंग स्पीड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है ताकि आपको मिनिमम टाइम में आउटपुट मिल सके। अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्लासेस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एल्गोरिदम, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है या कौन से क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के बहुत सारे क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट क्लास को डिफाइन करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 के फॉर्म में। तो इनपुट आकार के बावजूद एल्गोरिदम जो आउटपुट देता है वो हमेशा समान समय लेता है। इसका मतलब है जब कोई भी एल्गोरिदम एक फिक्स टाइम लेता है आउटपुट को प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम डिनोट करते हैं कांस्टेंट टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको एक एरे दिया गया है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आपको सबसे पहला वाला एलिमेंट को सर्च करना है। तो सबसे पहला वाला एलिमेंट आपको एक ही प्रोसेसिंग यूनिट पे मिल जाएगा। एक ही बार प्रोसेस करोगे तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। या फिर किसी वेरिएबल को अगर आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल पे मैंने इंट a = 10 लिखा है, इसका मतलब हम वेरिएबल a को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। ये एक ही बार यूज हुआ है, तो इसका कंप्यूटेशन टाइम जो रहेगा वो 1 रहेगा। इसको हम एक कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। अब एक एग्जांपल के साथ में हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके का एक सिंटैक्स अगर हमें दिया है तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसा रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर पे मैंने एक मेन फंक्शन लिया है और उसके अंदर पे 2 स्टेटमेंट को यूज़ किया है। एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है और एक रिटर्न 0 है। थ्रू आउट दिस सिंटैक्स ये प्रिंटफ जो फंक्शन है मेरा वो एक ही बार यूज़ किया गया है, या फिर ये जो लाइन है वो एक ही बार यूज़ किया गया है। तो इंडिविजुअल अगर उस लाइन की मैं कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करूँ तो वो आएगा 1। रिटर्न 0 ये लाइन भी एक ही बार यूज़ किया गया है, इसका इंडिविजुअल टाइम कम्प्लेक्सिटी उस लाइन का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ये भी आएगा 1। इस पूरे कोड का अगर मुझे फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करना है तो मुझे इंडिविजुअल लाइन का टाइम कम्प्लेक्सिटी को ऐड करना है। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 1 = 2। ये 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करता है, तो ओवरऑल एनालिसिस पे इसका आउटपुट ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब हम कांस्टेंट टाइम की बात करते हैं तो अगर आपका फाइनल आउटपुट ऑर्डर ऑफ 1, 10, 100 या 1000 आता है, वो सारे जो आउटपुट आया है उसको हम सिंबलिकली फॉर्म में, एसिम्प्टोटिकली फॉर्म में, हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इनका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एक कांस्टेंट क्लासेस को डिफाइन करता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे लॉगरिदमिक क्लासेस के बारे में, तो जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ log n के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सो एल्गोरिदम द्वारा लिया गया समय इनपुट आकार के साथ में लॉगरिदमिक रूप से बढ़ता है। दैट मीन्स जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इसका जो ग्रोथ रेट रहता है वो log n के फॉर्म में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी log n के फॉर्म में आता है, या उसको log n क्लास में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में बात करूं, आप देख सकते हैं कि एक बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, जिसमें रूट नोड 40 है। उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे एलिमेंट 40 से लेस हैं, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 40 से ग्रेटर है। तो कुल मिला के ये जो डायग्राम हमें दिया है उसमें 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एलिमेंट 45 को सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, वो सर्चिंग एलिमेंट को सबसे पहले रूट एलिमेंट से कंपेयर करूँगा। मेरे इस एग्जाम्पल में मेरा जो रूट एलिमेंट है वो 40 है, और जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो 45 है। तो इस केस में ये 45 40 से ग्रेटर है, तो मैं इस केस में लेफ्ट साइड को इग्नोर करके राइट साइड में मैं अपना सर्चिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँगा। तो जब 40 से मैं कंपेयर करूँगा और उससे ग्रेटर एलिमेंट है तो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 50। अब 50 से जब मैं 45 को कंपेयर करूँगा, ये इससे लेस है, तो मैं राइट साइड को इग्नोर करके मैं लेफ्ट साइड में प्रोसेस करूँगा और मुझे मिलेगा 45।
तो उसमें देखने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी एलिमेंट को सर्च करते हैं, हमारे पास में टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, लेकिन एट ए टाइम साइमल्टेनियसली हम 3 नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं। हम ये बोल सकते हैं नियर अबाउट n/2 नंबर ऑफ एलिमेंट को एट ए टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे n का वैल्यू 7 है, लेकिन हम इस प्रोसेस पे 7 नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम नियर अबाउट n/2 नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो भी एल्गोरिदम इस टाइप का प्रोसेस को फॉलो करता होगा, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो ग्रोथ रेट है वो log n के केस में आएगा, और उसका कम्प्लेक्सिटी हम log n क्लासेस में डिफाइन करते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ n, दैट मीन्स लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम द्वारा लिया गया समय इनपुट आकार के साथ अगर लीनियरली ग्रो कर रहा है तो उसको हम ऑर्डर ऑफ n क्लास में डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज जब एक एरे आपको दिया है और उस पर कोई भी एलिमेंट हमको सर्च करना है तो उस पर ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है। सपोज आपके पास में एक एरे दिया है और उसमें 10 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है और मुझे 5th नंबर ऑफ पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको मुझे सर्च करना है, तो मुझे उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट से लेके 5th एलिमेंट तक प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर एक एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए मुझे 1 सेकंड का टाइम लगता है तो वो 5th एलिमेंट तक प्रोसेस करने का टाइम ऑर्डर ऑफ 5 होगा। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में रहेंगे, जहाँ पे सर्चिंग टाइम आपका उतना ही टाइम लगता है, तो उस केस को हम ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको ये सिंटैक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट है, तो पहले लाइन की अगर हम बात करें जहाँ पे हम a और b दो वेरिएबल यूज किए हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल इस लाइन का कम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इस सिंटैक्स में या इस कोड में वो लाइन एक ही बार यूज हुआ है, तो उस लाइन का इंडिविजुअल कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 या 1 हम बोल सकते हैं। अब इस लाइन ये प्रोग्राम के अंदर पे हमें 2 फॉर लूप यूज किया है। पहला वाला फॉर लूप वेरिएबल i के साथ में चल रहा है जो लेस देन n तक चलेगा, और सेकंड वाले फॉर लूप वेरिएबल j के साथ में चल रहा है वो भी n तक चलेगा। अगर मैं फर्स्ट फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करूंगा तो वो n टाइम प्रोसेस होगा, क्योंकि पहला वाला फॉर लूप i से स्टार्ट होकर लेस देन n तक चल रहा है। सेकंड वाला फॉर लूप जो है वो j से स्टार्ट होकर लेस देन n तक चलेगा। अगर इसका इंडिविजुअल इस लूप का मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करूंगा, ये भी n टाइम प्रोसेस होगा। लेकिन इस सिंटैक्स में या इस कोड पे जो दोनों फॉर लूप हैं वो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट फॉर लूप किसी भी प्रोग्राम में प्रेजेंट रहता है, जब हम फाइनल कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स या लूप प्रेजेंट है सबका हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐड करना है। तो अगर इसका मैं फाइनल कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करूंगा तो टोटल कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 1 + n + n। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे आउटपुट मिलेगा 2n + 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 2n + 1 = 2n, बट आप ध्यान में रखेंगे ये मैथमेटिकल इक्वल नहीं है, ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। इसका मतलब है जब एक लीनियर एल्गोरिथम पे या एक लीनियर फंक्शन पे एक कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, या उस कांस्टेंट को ऐड होने की वजह से हमारे लीनियर फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो इस केस में हमने कांस्टेंट को इग्नोर किया है और इसका जो टोटल कम्प्लेक्सिटी है वो 2n है। अगर 2n, 3n, 4n, 5n इस तरीके का आपका आउटपुट आता है तो उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो ऑर्डर ऑफ n या लीनियर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए इस पर्टिकुलर कोड का जो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ n log n के बारे में। सो एल्गोरिदम जो प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम को log n टाइम में सॉल्व करते हैं, इनका ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n log n आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ये दोनों ऐसे एल्गोरिदम हैं जिनका कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n के थ्रू में रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ n²। सो एल्गोरिदम द्वारा लिया गया समय इनपुट आकार के साथ अगर क्वाड्रेटिक के रूप में बढ़ता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ n² के क्लास में, जिसका एग्जाम्पल है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं उस केस में हम 2 फॉर लूप यूज़ करते हैं, एक फॉर लूप नंबर ऑफ रो को प्रोसेस करने के लिए, एक फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रोसेस करने के लिए। तो उस टाइम पे जब हम ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करेंगे तो इनका कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² भी आएगा। अब इस एग्जाम्पल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ n² कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कोड दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो पहला लाइन है जिसमें हम वेरिएबल a को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये एक ही लाइन यूज़ किया गया है इस थ्रू आउट द प्रोग्राम में, तो इसका कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 फॉर लूप प्रेजेंट है।
प्रीवियस एग्जाम्पल में भी दो फॉर लूप प्रेजेंट थे, बस डिफरेंट इतना है कि प्रीवियस में जो फॉर लूप हमने यूज़ किया था वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, और यहाँ पे जो दो फॉर लूप यूज़ किया गया है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये दोनों फॉर लूप नेस्टेड है। अगर मैं इस फॉर लूप की ओवरऑल कंप्यूटेशन की बात करूँगा, जो पहला वाला फॉर लूप है जिसको हम आउटर फॉर लूप के बारे में जानते हैं, वो वेरिएबल आई के साथ में चल रहा है और वो लेस दैन एन तक चलेगा, और जो इनर फॉर लूप है वो वेरिएबल जे के साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप दोनों नेस्टेड हैं, दोनों डिपेंडेंट हैं, तो इस केस में हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा जहाँ पे दोनों फॉर लूप इंडिपेंडेंट थे वहाँ पे हम एडिशन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास में दोनों फॉर लूप रहेगा और वो डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड करेंगे, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके वजह से इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और इसी एग्जाम्पल में अगर एक और फॉर लूप को मैं ऐड करूँगा और वो इनर मोस्ट फॉर लूप रहेगा, दैट मीन्स मेरे 3 फॉर लूप्स हो जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट रहेंगे, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन इंटू एन हो जाएगा, जिसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ हो जाएगा। तो आपको जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लूपिंग आप यूज़ कर रहे हो वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जब इंडिपेंडेंट है उसको आपको एडिशन करना होगा। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल कोड का या सिंटैक्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल क्लासेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। इनपुट आकार में प्रत्येक वृद्धि के साथ एल्गोरिथम द्वारा लिया गया समय यहाँ पे डबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जिस भी एल्गोरिथम में मेमोराइजेशन और रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है, खास करके उस एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में होता है, तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n क्लासेस में रखते हैं। फाइनली जो क्लास हमारे पास में आता है वो होता है ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल क्लासेस। एल्गोरिथम द्वारा लिया गया समय इनपुट आकार के साथ फैक्टोरियल रूप में इंक्रीज होता है। अगर हम परम्यूटेशन और कम्बिनेशन जैसे एल्गोरिथम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस केस में हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है वो ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल के रूप में मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हमें आउटपुट n फैक्टोरियल के रूप में मिलता है तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम उसी क्लासेस में रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्लासेस अभी तक हमने देखा। सबसे पहले हमने कांस्टेंट क्लास को देखा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। उसके बाद में आता है लॉगरिथमिक क्लासेस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ log n के फॉर्म में। उसके बाद में लीनियर क्लास आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में। देन लॉग लीनियर क्लासेस आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ n log n। देन क्वाड्रेटिक क्लासेस आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। देन एक्सपोनेंशियल क्लासेस आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। और लास्ट में आप फाइनल जो क्लास होता है वो n फैक्टोरियल क्लासेस होता है। तो जो भी आपको एल्गोरिथम या आपके पास में वो प्रोग्रामिंग का कोड दिया रहेगा, जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवैल्यूएट करेंगे आप देखेंगे इन्हीं क्लासेस में आपका एल्गोरिथम किसी एक क्लास को बिलोंग करेगा या इनमें से किसी एक पर्टिकुलर क्लास को वो रिप्रेजेंट करेगा। या जब आप इसकी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है इनमें से किसी एक क्लास का ग्रोथ रेट को आपका एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें जो मैंने रूल्स बताए आपको उसको ध्यान रखना है और उस तरीके से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेशन करना है, और फाइनली कौन से क्लासेस में आपका एल्गोरिथम आता है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी समस्या को समाधान करने के लिए या सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम के द्वारा लिया गया मेमोरी स्पेस को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास में एक प्रॉब्लम है या एक एल्गोरिथम प्रेजेंट है, उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने मेमोरी की रिक्वायर है, ये कैलकुलेशन हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू में होता है। या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितने मेमोरी की ज़रूरत होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इनपुट आकार जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके रेस्पेक्ट में हमारा मेमोरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा या हमारा मेमोरी रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है जिसका नाम है एडिशन फंक्शन और जिसको मैंने ऐड के नाम पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है n। यहाँ पे एक कंडीशन मैंने यूज़ किया है, इफ़ n इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0, अगर n का वैल्यू 0 या उससे लेस होगा मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज मैं n प्लस
फिर से मैं उस एडिशन फंक्शन को कॉल करूँगा, लेकिन इस टाइम पे मैं वैल्यू को डिक्रीज करने के साथ में कॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार मेरे पास में मेमोरी का रिक्वायरमेंट रहेगा उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। प्रीवियस जो एग्जाम्पल हमने लिया, अगर वहाँ पे मैं n का वैल्यू 4 लेता हूँ तो इस केस में मुझे 4 टाइम्स वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और इसको अगर एक स्टैक के थ्रू में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो जब भी मैं कॉल करूँगा तो एक स्पेसिफिकली स्टैक को मैं कॉल करूँगा ताकि वो मुझे एक्चुअल मेमोरी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे अगर मैंने n का वैल्यू 4 लिया है तो ये 4 टाइम्स कॉल होगा और 4 टाइम मुझे स्टैक की ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर मेमोरी की मैं बात करूँगा तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे 4 स्पेस की ज़रूरत होता है। तो n का वैल्यू अगर 4 है तो जो टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको मैं बोल सकता हूं कि वो ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में डिफाइन होगा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितनी बार आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और जब आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन का वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होता है, उस मेमोरी को ध्यान में रखते हुए आपको एडिशन करना पड़ेगा और फाइनल मेमोरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए n के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितनी बार मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अगर मैंने n का वैल्यू 4 या 5 दिया, उतनी मेमोरी की मुझे ज़रूरत है, तो इसका ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ n। अब हम देखेंगे कि जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और एल्गोरिथम में क्यों हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है मेमोरी एफिशिएंसी। मेमोरी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना कम मेमोरी को यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को प्रोसेस कर पाएंगे या एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जितना हमें मेमोरी कम लगेगा और एक प्रोग्राम को हम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, दैट मीन्स वो प्रोग्रामिंग बहुत एफिशिएंसी माना जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम मेमोरी को यूज़ करके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकंड है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस टाइप का रिसोर्सेस आपके एल्गोरिथम पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो रिसोर्सेस कितना मिनिमम मेमोरी को यूज़ करके आउटपुट दे रहा है। तो अगर आपने उस टाइप का रिसोर्सेस को अपने एल्गोरिथम के अंदर पे यूज़ किया है तो वो भी एक अच्छा एल्गोरिथम रहेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी तरीके से अपने जो रिसोर्सेस यूज़ किया है उसको वो मैनेज कर पा रहा है। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे मेमोरी लीकेज से बचना। मैनुअल मेमोरी प्रबंधन जैसे C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण करने से संभावित मेमोरी लीक की पहचान करने और मेमोरी आवंटन और डिलोकेशन को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मदद मिलता है। अगर सही तरीके से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेशन कर पाएंगे तो मेमोरी लीकेज को भी हम रोक सकते हैं और मेमोरी को अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस कड़ी में आगे हम देखेंगे कि जो मेमोरी एरर्स होता है, जो अवॉइडिंग आउट ऑफ मेमोरी एरर्स होता है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन करते हैं, आउट ऑफ मेमोरी का जो एरर आता है उसको रोकने में भी हमें मदद मिलता है, अगर सही तरीके से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेशन कर पाते हैं। आप हमेशा एक एरर देखे होंगे, सपोज आपने एक एरे का साइज दिया है 10 और 11th नंबर ऑफ लोकेशन पे आप कुछ वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ मेमोरी एरर दिखाएगा। इसका मतलब है जितना मेमोरी आपने डिफाइन किया था उससे ज़्यादा मेमोरी पर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है आपने सही तरीके से मेमोरी को कैलकुलेट नहीं किया है। अगर आपने सही तरीके से मेमोरी कैलकुलेशन किया है तो आपका इस टाइप का एरर नहीं आएगा और इस टाइप का एरर आप अवॉइड कर सकते हो। अब हम देखेंगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में कंपैरिजन। तो पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट मीन्स एक प्रोग्राम या एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कितना मिनिमम मेमोरी चाहिए वो कितना मिनिमम टाइम चाहिए वो डिफाइन करता है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कितना मिनिमम मेमोरी चाहिए वो डिफाइन करता है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर फोकस की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फोकस करता है टाइम के ऊपर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फोकस करता है मेमोरी के ऊपर। अब हम बात करेंगे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि अगर एक अच्छा एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा जो डिज़ाइंड एल्गोरिथम है वो मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस लेकर आउटपुट दे। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छा एल्गोरिथम आप मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस लेकर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जब हम
टाइम को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम स्पेस को इंक्रीज करेंगे हमारा टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम दो पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, एक होता है टाइम ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। टाइम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा पूरा फोकस टाइम को मिनिमाइज करने पे लगता है, या टाइम को कैसे हम मिनिमाइज करेंगे उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि जो मेमोरी स्पेस है वो इंक्रीज होता है। तो जब हम टाइम को मिनिमाइज करने के लिए जाते हैं, आपका मेमोरी स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड होता है आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो जब हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं तो हमारा पूरा फोकस मेमोरी पे रहता है, किस तरीके से मिनिमम मेमोरी यूज़ करके हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इसके चलते हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो इंक्रीज हो जाता है। जब नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा जब हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं तो हमारा टाइम इंक्रीज हो जाता है, और जब हम टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं तो हमारा स्पेस इंक्रीज हो जाता है। तो एक अच्छा यूजर या एल्गोरिदम बनाने के लिए, एक अच्छा एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए हमें उन दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि एक बेहतरीन एल्गोरिदम हम डिज़ाइन कर सके जहाँ पे हम स्पेस और मेमोरी दोनों को बैलेंस करके मिनिमम टाइम में आउटपुट देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इसमें हम टाइम और स्पेस दोनों को बराबर ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है हम एक अच्छा एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्लासेस के बारे में हमने बात किया, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात किया, इनके कंपैरिजन के बारे में बात किया, और किस तरीके से हम एक स्पेसिफिक कोड या प्रोग्राम अगर दिया है किस तरीके से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक कवर हुआ है आने वाले क्लासेस में आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। और जो आगे का क्लास रहेगा जिसका टाइटल रहेगा बेसिक एल्गोरिदम एनालिसिस बीगो ओमेगा एंड थीटा, इसमें हम देखेंगे जब हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करेंगे वो जो तीन फैक्टर रहता है बीगो ओमेगा और थीटा, किस तरीके से उसके थ्रू में हम एनालिसिस करेंगे और कौन से क्लास में आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर क्लास में आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, और उम्मीद है आगे जो आने वाले क्लासेस है इस नॉलेज को जो आज हमने गेन किया उसको हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।